नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। नरेंद्र मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री चले गए हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सब नॉर्मल है क्योंकि नाचने गाने वाला जो वीडियो है, जहां जाते हैं वहां नाच सबसे पहले होता है और नाच देखते हैं। वो नाचने गाने वाला वीडियो आ गया है। थोड़ा इंतजार कीजिए, हो सकता है वहां से भी उनको कोई पुरस्कार सम्मान मिल जाए। जहां जाते हैं वहां कोई ना कोई पुरस्कार जरूर मिलता है। अगर पहले से पुरस्कार नहीं होता है तो नया इनाम बना दिया जाता है, भले उस पे स्पेलिंग भी गड़बड़ हो जाए। और हालत यह है कि एआई से बनवाना पड़े तो एआई से भी बनवा दिया जाता है। भले गार्जियन अपने यहां लिखे कि नरेंद्र मोदी को पुरस्कार दो तो वो कहीं भी भागते हुए चले जाएंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश के अंदर सारा तमाशा चल रहा है और इस बीच में नरेंद्र मोदी जी फिर से 3 देशों की यात्राओं पर निकल गए हैं। इंडोनेशिया गए हैं, वहां से न्यूजीलैंड जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कुछ होगा वापस लौट आएंगे। वैसे मैं बता दूं कि इंडोनेशिया से मोदी जी का रिश्ता हो ना हो, अडानी जी का रिश्ता बहुत पुराना है। आगे कभी उस पर बात कर लेंगे। देश के अंदर क्या हालात हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, सब आपको अच्छे से पता है कि राम मंदिर के मामले में, अयोध्या के राम मंदिर के मामले में जैसे जैसे नई चीजें आ रही हैं उसको ढकने की कोशिश बहुत की जा रही है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। जैसे जिन चीजों के चोरी होने का आरोप लगाया गया था, उनके तस्वीरें उनकी लगा दी गई, उनको सामने रख दिया गया, कहा गया कि देखिए चोरी नहीं हुआ है। हालांकि इसमें चांदी वाला जो सिंधी समाज का था वो इसमें नहीं था, लेकिन बाकी सारी चीजें थी। यहां एक शक की गुंजाइश अब भी बचती है। पहली बात तो यह कि रसीद क्यों नहीं दी गई। रसीद देना ना देना ये कोई पर्सनल मामला नहीं है, रसीद आपको देनी चाहिए थी। रसीद क्यों नहीं दी गई इसका कोई जवाब नहीं है। और दूसरा यह कि मान लीजिए किसी और पर आरोप लगा होता तो सबसे पहले क्या होता। सबसे पहले इनकी जांच कराई जाती, किसी जौहरी से इनकी जांच कराई जाती कि ये वाकई चांदी या सोने के हैं या नकली बनवा दिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां जो रखा है वो नकली है, लेकिन प्रोसीजर यही है कि अगर इस तरह का आरोप लगा है तो उसकी बाकायदा जांच की जाए, देखा जाए कि वो सही है कि नहीं है। लेकिन यहां पर तो सब मनमाना चल रहा है। एक बड़ी घटना जरूर हुई है, सरकार और ट्रस्ट दबाव में तो जरूर आए हैं। चंपत राय जी को हटाया गया है। चंपत राय जी जिनकी ईमानदारी की कस्में खाई जा रही थी, उनको हटाया गया है और एक ऐसे आदमी को लाया गया है जिसकी ईमानदारी की कस्में खाना भी मुश्किल काम है। भ्रष्टाचार के, करप्शन के आरोप में चंपत राय को हटाकर बजरंग लाल बागरा जी को लाया गया है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार करप्शन के आरोप जबरदस्त हैं, जिनकी नौकरी गई थी करप्शन के आरोपों के चलते। 2012 की घटना है। 2012 में सीवीसी इनकी जांच कर रही थी। ये नालको में थे और नालको में 122 करोड़ रुपए के घोटाले का इनके ऊपर आरोप लगा था। जरा गौर से सुनिए। चंपत राय को हटाकर जिस बजरंग लाल बागरा को लाया गया है, सीवीसी ने, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने 2 ऐसे घोटालों में इनको क्लियरेंस नहीं दी थी, जिनका टोटल अमाउंट बताया जा रहा है 122 करोड़ रुपए। नालको आप जानते हैं, नालको में ये डायरेक्टर फाइनेंस के रूप में शामिल हुए थे 2007 में। नालको में 2007 में इनको डायरेक्टर फाइनेंस बनाया गया और नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन के सीएमडी रहते हुए, डायरेक्टर फाइनेंस रहते हुए, उनके खिलाफ लाइम की खरीदी में और दूसरी गड़बड़ियों में सीवीसी ने जांच की। 2 घोटाले जो 122 करोड़ रुपए के घोटाले थे, उसमें इनको क्लियरेंस नहीं मिली, जिसके चलते इनको नालको के सीएमडी पोस्ट से हटा दिया गया। अब आप ये सोचिए कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट में घोटालों का आरोप लगा है, चढ़ावा चोरी का आरोप लगा है, पैसों के गबन का आरोप लगा है, जिसके चलते चंपत राय का इस्तीफा हुआ है। और चंपत राय की जगह ऐसे आदमी को लाया जाता है जिसके इतिहास पर कालिक है, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का बाकायदा आरोप लगा है। और आरोप नहीं लगा है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने आरोप लगाया है, किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं लगाया है। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने जो जांच की उसमें क्लियरेंस नहीं मिला तो इनकी नौकरी चली गई थी। यानी जिस आदमी की नौकरी करप्शन में गई थी, उस आदमी को वहां पर बिठाया जा रहा है जहां करप्शन रोकने की बात की जा रही है। मेरे समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, वीएचपी, इनको ईमानदार लोग क्यों नहीं मिलते हैं। इनको ऐसे ही लोग क्यों मिलते हैं जिनके ऊपर करप्शन के आरोप होते हैं।
प्रॉब्लम कहां पे है नहीं पता, लेकिन आप इस बात को नोट करके रख लीजिए कि चंपत राय की जगह जिसको लाया गया है उसके ऊपर घोटालों के आरोप लगे थे और उसके बाद उसकी नौकरी चली गई थी। अब यहां पर वो कितनी ईमानदारी बरतेंगे ये कोई नहीं जानता। एसआईटी की जांच लगातार चल रही है और कई नई चीजें सामने आई हैं। एक तो यह कि मंदिर के जो पुराने इंजीनियर हैं, जो पहले मंदिर में इंजीनियर हुआ करते थे, दीनानाथ वर्मा जी, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा जो मंदिर में काम चलता था उस पर 40% का मोटा कमीशन लेते थे। अनिल मिश्रा की भी कहानी बड़ी मजेदार है। अनिल मिश्रा बेसिकली अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं और अयोध्या में होम्योपैथिक के डॉक्टर थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे, इसीलिए यहां पर इनको रखा गया। और कहा यह जा रहा है, अविनाश शुक्ला जो गिरफ्तार हुआ है उससे पूछताछ में सामने यह आया है कि अनिल मिश्रा, डॉक्टर अनिल मिश्रा, चूंकि होम्योपैथिक के डॉक्टर थे तो उनके नाम में डॉक्टर लगा हुआ है, डॉक्टर अनिल मिश्रा इस पूरे सिस्टम के हिस्सा थे और पूरा कंट्रोल उनके हाथ में था। यानी जिस डॉक्टर अनिल मिश्रा को बचाने की कोशिश की जा रही थी, अब वो डॉक्टर अनिल मिश्रा जो हैं पूरी तरह से एसआईटी के शिकंजे में आए हैं। इस्तीफा तो देना ही पड़ा है। जो रिपोर्ट आई है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की एसआईटी की कल रात को, उसमें यह बताया जा रहा है कि 27 अप्रैल से 5 जून के बीच सीसीटीवी में तकरीबन 70 ऐसी घटनाएं देखी गईं जिन पर शक किया जाना चाहिए था। इसमें 8 लोग जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो नोटों की गड्डियां जेब और जूतों में छिपाते हुए मिले। एसआईटी ने डॉक्टर अनिल मिश्रा को स्पेशली चुना है, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि पहले से जो तलाशी का सिस्टम बना था उसमें जो लूप होल थे जिनकी वजह से लोग पैसा लेकर निकल जाते थे, उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई हैं तो वो है डॉक्टर अनिल मिश्रा। दरअसल डॉक्टर अनिल मिश्रा जो हैं वो फाइनेंशियल मामला और जितने भी फाइनेंशियल लेन देन के मामले थे और नकदी जो आती थी, जो कैश आता था, उसका जो मैनेजमेंट था उसका मैनेज कर रहे थे। यानी पैसों का मैनेजमेंट पूरी तरह से डॉक्टर अनिल मिश्रा के पास था। इसके अलावा जो स्पेशल ऑपरेशन प्रोसीजर था कि कैसे पैसे गिने जाएंगे, पैसे गिनने के लिए कौन से लोग होंगे, क्या क्या पूरा तरीका होगा चढ़ावे को गिनने के लिए, उसमें भी बैंक के साथ अनिल मिश्रा ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे थे। अब ये जो निगरानी का पूरा सिस्टम बनाया गया था कि निगरानी कैसे की जाएगी, उसमें जानबूझकर ऐसी गड़बड़ियां की गई थी जिससे पैसा चुराना आसान हो जाए। जैसे मैं आपको बताऊं, जो एसओपी इनको पहले बताई गई थी जिसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, वो ऐसी थी कि अंदर जो लोग जाएं वो नंगे पांव जाएं और उनके कपड़ों में, पैंट शर्ट पजामा कुर्ता जो भी पहने, उन कपड़ों में कोई जेब ना हो। अगर मान लीजिए आप अंदर जाते हैं, कोई जेब नहीं होती है, जूते नहीं है, मोजे नहीं है, तो पैसे आप छुपाएंगे कहां? हाथ में लेके तो आ नहीं सकते हैं। दरअसल अगर आपको यह पता हो, पहले मैं बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि जहां नोट छपते हैं, भारत सरकार की करेंसी जहां पर छपती है, रुपया जहां पर छपता है, वहां का नियम यह है कि एक ढीला ढाला गाउन जैसा ड्रेस पहन के आपको अंदर जाना होता है। ऊपर से नीचे का एक लबादा पहन के सिर्फ जाना होता है। इसके अलावा आप कुछ भी अंदर या बाहर नहीं पहन सकते। इसमें कोई जेब नहीं होती है, कोई जगह नहीं होती है कि 100 का एक नोट भी आप छुपा कर ला सकें। उसी तरह की व्यवस्था यहां करने की बात की गई थी, लेकिन एसओपी में बदलाव किए गए। लोग आराम से कपड़े, जूते, चप्पल पहनकर जा रहे थे गिनने के लिए, और अब यह खबर मिल रही है कि उन्हीं जेबों में, जूतों में, मोजों में, बाकी सब में पैसे छुपा छुपा कर ये लोग ला रहे थे। ना कोई अटेंडेंस हो रहा था, ना कोई पेपर वर्क था, तो चोरी की हिम्मत बढ़ी जाएगी। कब कौन आया, कब कोई गया, ये सब का कोई हिसाब नहीं रखा जा रहा था। बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात थी, लेकिन कोई बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं हो रहा था, ना कोई तय यूनिफॉर्म था, ना निजी सामान कमरे में ले जाने पर कोई रोक थी। यानी आप अपना झोला लेकर भी अंदर जा सकते थे। आप बताइए, ये चोरी के लिए अगर नहीं था तो कहां था? और इसीलिए सीसीटीवी फुटेज में सामने यह आया है कि जहां चढ़ावे की गिनती हो रही थी, उसी कमरे में काम करने वाले कुछ कर्मचारी बार बार नोटों की गड्डियां, खुले नोट अपने कपड़ों, जेबों, जूतों, मोजों में छिपाते हुए दिखाई दिए। बड़ा आसान सा काम है, आप समझ सकते हैं। पैंट शर्ट पहन के गए और आराम से नोट छिपाते रहे। सीसीटीवी तो डिलीट हो जाएगी। सीसीटीवी देखने की, जांच करने की जिसकी जिम्मेदारी थी उसने जांच ही नहीं किया, वरना ये सब चीजें पहले आ गई होती। और एंट्री एग्जिट गेट जो था वहां पर कोई तलाशी नहीं थी।
कोई तलाशी लेने वाला नहीं था। मतलब आज हालत यह है, आप सिनेमा हॉल में जाइए, किसी मॉल में जाइए, कहीं भी जाइए, आपकी तलाशी होती है कि कोई हथियार लेकर कुछ और लेकर ना चले जाएं। जो नोटों के समंदर में जा रहे थे और वहां से निकल कर आ रहे थे, उनकी कोई तलाशी नहीं हो रही थी कि कितने पैसे वो अंदर से बाहर लेके आए, और डॉक्टर अनिल मिश्रा उनके लिए जिम्मेदार थे। यहां तक कि सीसीटीवी में यह भी दिखाई दिया कि अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती थी तो आपस में इशारेबाजी खूब चलती थी। इशारे में बता दिया जाता था कि अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद निकलना, या फटाफट निकल आओ, रास्ता बिल्कुल क्लियर है। आप खुद सोचिए कि ट्रस्ट के सीनियर ऑफिसर्स की मिली भगत के बिना सीसीटीवी के रहते यह सब पॉसिबल होता। लेकिन सब कुछ डाला गया टिन्नू यादव पर। टिन्नू यादव पर इसलिए डाला गया क्योंकि अखिलेश यादव यादव हैं, उनको अखिलेश यादव से जोड़ा जाए और तमाशा किया जाए, और वही हुआ। निशिकांत दुबे जो हैं, आप जानते हैं निशिकांत दुबे कौन है, उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ऐसी ही हरकतों से हमेशा चर्चे में होते हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि टिन्नू यादव जो हैं वो अखिलेश यादव के संपर्क में थे, और उसके बाद आप देखिए कि कैसे आईटी सेल काम करता है। कई सारे इन्फ्लुएंसर्स के ट्वीट आ गए, कई सारे वीडियो आ गए। कोई कह रहा है 960 बार बात हुई है, कोई कह रहा है कि 900 बार बात हुई है, कोई कह रहा है 900 बार से भी ज्यादा बात हुई है, कोई कह रहा है कि सैकड़ों कॉल्स हुए हैं। टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के फोन कॉल्स की बात की जा रही है। अब मेरा सवाल यह है कि निशिकांत दुबे या आईटी सेल के लोगों को यह कैसे पता चला कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच में फोन पर बात हुई है 900, 1000 या फिर कितनी बार? एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसमें टिन्नू यादव अखिलेश यादव से फोन कॉल पर कहीं कोई मामला नहीं है। एक लाइन भी कहीं नहीं लिखा है कि टिन्नू यादव अखिलेश यादव के संपर्क में थे, नंबर 1। दूसरी बात, क्या फोन कॉल्स की डिटेल इन लोगों ने निकलवाई है? टिन्नू यादव के फोन कॉल्स की डिटेल निकलवाई है? अगर डिटेल निकलवाई है तो वो डिटेल सामने क्यों नहीं लाई गई? यानी कहीं कोई इस बात का सबूत नहीं है। एसआईटी ने भी ये नहीं कहा है कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच में कोई बात हुई है, लेकिन इसको वायरल कराया गया। व्हाट्सएप पे चल रहा होगा, वीडियोस बन रहे हैं, बाकी सब नाटक हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है टिन्नू यादव और अखिलेश यादव की बातचीत हुई है। सबूत कोई नहीं है, लेकिन मामले को अखिलेश यादव की तरफ मोड़ा जा रहा है। अब यह बताइए, टिन्नू यादव के यहां से तो कोई खास कैश भी नहीं मिला है, और एसआईटी की रिपोर्ट सारा का सारा इशारा कर रही है अनिल मिश्रा की तरफ कि अनिल मिश्रा की गड़बड़ियों की वजह से अनिल मिश्रा पूरी तरह से शामिल थे, इसलिए पैसों की हेरफेर हुई और करोड़ों रुपए अंदर से बाहर हुए। तो इस पर से ध्यान हटाने के लिए एक फर्जी खबर चलाई जा रही है टिन्नू यादव और अखिलेश यादव की, जिसके लिए ना कहीं कोई सबूत है, ना जांच में कहीं नाम आया है। अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि अखिलेश यादव, जिन्होंने इस मामले को सबसे पहले खोला, जिनके बाद उनकी बिटिया के बारे में क्या क्या घटिया बातें की गईं, जो इस मामले को लेकर लगातार बोल रहे हैं, उनका मंदिर की व्यवस्था से क्या लेना देना हो सकता है? टिन्नू यादव तो करीबी था चंपत राय का। लेकिन यादव जोड़कर यह तमाशा अगर बनाया जा रहा है तो फिर मिश्रा और दुबे जोड़कर यह क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए कि निशिकांत दुबे अनिल मिश्रा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? फिर बाकी जातियों को आपस में क्यों नहीं जोड़ा जाना चाहिए? सिर्फ यादव और यादव आप जोड़ेंगे, टिन्नू यादव और अखिलेश यादव को, और तमाशा मचाएंगे। कारण यह है कि लोगों के दिमाग में इतनी गंदगी भरी है कि लोग इस पर भी शायद भरोसा कर लेंगे। हालत यह है कि कल एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें एक बुजुर्ग महिला थी, वो कह रही थी कि अयोध्या में तो कांग्रेस का शासन है। मतलब अयोध्या अलग राज्य बन गया या अयोध्या अलग देश बन गया कि वहां पर कांग्रेस का शासन हो गया। कमाल की बात है, ना कांग्रेस का विधायक है वहां पर, ना कांग्रेस का एमपी है, और कांग्रेस का शासन हो गया अयोध्या पर जब चोरी हो रही थी। अयोध्या में मंदिर बना तो उसका श्रेय बीजेपी को हो जाएगा, तो बीजेपी का शासन हो गया। लेकिन मंदिर में चोरी हुई तो कांग्रेस भी याद आएगी, अखिलेश यादव भी याद आएंगे। ये तो बहुत अच्छा है कि कोई मुसलमान अभी तक याद नहीं आया। हालांकि एक न्यूज चली थी कि अयोध्या मंदिर को उड़ाने की धमकी मिली है और उसमें मुसलमान का भी नाम आ गया था, लेकिन कामयाब नहीं हुई, क्योंकि लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि आरएसएस, जिसने आज तक कुछ बनाया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तोड़ा है, उसने पहली बार जो मंदिर बनाया उसमें भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। ये लोगों को बहुत कायदे से समझ में आ गया है, और यही वजह है कि आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी घटी है और जो चढ़ावा है वो भी बहुत ज्यादा कम हो गया है। क्योंकि भगवान राम में लोगों की श्रद्धा कम नहीं हुई है, लेकिन आरएसएस के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं रह गया है। लोगों को यह लग रहा है कि राम मंदिर का पूरा प्रोजेक्ट
आरएसएस ने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए लगाया। जब राम मंदिर के लिए देश भर से चंदा इकट्ठा हो रहा था तब 1200-1400 करोड़ की चोरी का आरोप लगा। जब राम मंदिर ट्रस्ट ने जमीनें खरीदी तो करोड़ों का आरोप लगा कि सस्ती जमीनें ज्यादा पैसे देकर खरीदी गईं, जिससे बीच के लोगों का जो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए थे जबरदस्त फायदा हुआ। और जब मंदिर चलने लगा तो चढ़ावे में चोरी हुई। ये जनता अच्छी तरह से जान गई है। जिसको इस तरह की बातों से भटकाने की कोशिश की जा रही है, अखिलेश यादव ने बाकायदा बहुत तल्ख टिप्पणी की थी कि 10 मिनट के अंदर अगर ये पोस्ट नहीं हटी तो मैं पुलिस में जाऊंगा, और वो पुलिस में गए हैं। रिपोर्ट दर्ज कराई गई है निशिकांत दुबे के खिलाफ। लेकिन आजकल निशिकांत दुबे जैसे लोगों का पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो विपक्ष और बाकी सबके लिए है। तो फिलहाल ये हालत है। चंपत राय को हटाकर एक ऐसे आदमी को लाया गया है जिसकी नौकरी घोटाले के चलते गई। सीवीसी ने जिसका घोटाला पकड़ा था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने, और डॉक्टर अनिल मिश्रा जिनका नाम अभी तक छुपाने दबाने की कोशिश की जा रही थी, जो आरएसएस के बेहद करीब नहीं है, जो आरएसएस के इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। एसआईटी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, एसआईटी की रिपोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि सारी लूट उनकी देखरेख में चल रही थी। तो अब तक जो आप कहते रहते थे आरएसएस बहुत ईमानदार लोगों का संगठन है, आरएसएस कैसे लोगों का संगठन है, ये राम मंदिर मामले में आप बहुत कायदे से देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी आप आंखें मूंदे रहना चाहते हैं, इसके बाद भी आप देश की बर्बादी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी वाला वीडियो आपको फिर से दिखा देता हूं। ये ताजा वीडियो है जो आया है सीधे इंडोनेशिया से। जैसे वो नाच देखकर मस्त हैं, आप भी नाच देखकर मस्त रहिए। देश का जो होगा वो देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।